तो जिस तरह से नई नई जानकारियां और खुलासे अब उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह कि क्या इंटरनेशनल फंडिंग वाकई थी जिसका आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, और उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाना क्या मकसद था। हमारे साथ इस वक्त हाथरस से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र हमारे साथ हैं, जितेंद्र हैं, और साथ ही बीजेपी से गुरु प्रकाश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, गुरु प्रकाश जी और सुरेंद्र राजपूत जी। गुरु प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार से अपनी जो गड़बड़ियां हैं उनको समेटने की ये पूरी कोशिश है, और यही वजह है कि इस तरह के खुलासे और ये सारी फंडिंग की बात की जा रही है। लेकिन सरकार तो ये जवाब देना कि क्यों आप उस पीड़िता और उसके परिवार को उनका हक नहीं दे पाए, सम्मान के साथ एक बरियल तक नहीं दे पाए, क्रिमेशन नहीं दे पाए, अंतिम संस्कार की रस्में नहीं निभाने दी आप लोगों ने, और बात हो रही है यहां पर पीएफआई कनेक्शन की। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना काम शुरू कर दिया है और आप इस प्रकार नहीं कह सकती कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पर्सनली पूरे के पूरे इस प्रकरण को मॉनिटर किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, एसआईटी बनाया गया है, और जल्द से जल्द आप देखेंगे कि पीड़िता के परिवार के साथ न्याय होगा। पीड़िता के साथ इस पूरे प्रकरण में राजनीति किसने की है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आरोपी के जाति को देख करके, आरोपी के समुदाय को देख करके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां जाते हैं और राजनीति करते हैं, और क्या संवेदना उन्होंने दिखाई है इसका परिचय भी आप सबके सामने आ गया है। गाड़ी से आप जाते हैं परिवार से मिलने और हंसते खिलखिलाते हुए जाते हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं। आज देश का दलित जागरूक हो गया है, और मैं बताना चाहता हूं कि आप उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, बेटी बेटी में भेद करते हैं। आपके लिए हाथरस की बेटी अलग है, अलवर की बेटी अलग है, आपके लिए हाथरस की बेटी अलग है, बलरामपुर की बेटी अलग है। आखिरकार ये राजनीति आप कब तक करते रहेंगे। जहां तक पीएफआई की बात है, पीएफआई पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वो चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, पीएफआई की भूमिका आती है। यही नहीं, श्रीलंका में जो ईस्टर बॉम्बिंग हुए थे जिसमें 250 लोग मारे गए थे, वहां पीएफआई का भी संबंध हमारे सामने आया है। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और देखिए, आपको एक बात मानना होगा कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया एक समय के अनुसार होता है। हर एक जुडिशियल प्रोसेस में अपना टाइम लगता है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, ये बहुत आवश्यक है। जवाब दीजिए, जो बात यहाँ पर गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ तो कर दिया है, दिक्कत क्या है आपको। एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, मामला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में भी अगर जांच हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीबीआई की हमने सिफारिश कर दी है। इंसाफ तो अब कोर्ट करेगा ना, तो किस बात की तकलीफ हो रही है विपक्ष को। मीनाक्षी जी धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि मुझे भी उतना ही समय निर्बाध रूप से मिलेगा। मैं बड़ी सीधी सी कुछ बातें उठा रहा हूं जिसको हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। वो हेडलाइन मैनेजमेंट भाजपा कैसे कर रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 6 से 7 दिन हो गए हैं सीबीआई की जांच की बात किए हुए, अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोटिफिकेशन भेजा हो तो आपके सामने है। पीड़िता को न्याय दिलाते दिलाते कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के कुकृत्यों पर क्यों सरकार कुकृत्यों को बचा रहे हैं, हमारी ये समझ से बाहर की बात है। आप देखिए, न सीबीआई का नोटिफिकेशन हुआ। अगर बात आप साजिश की करते हैं, पीएफआई की बात करते हैं, पूरी जांच कीजिए। देशद्रोही ताकतों के साथ किसी को भी साथ रहने की आवश्यकता नहीं, और जो देशद्रोही उसको गोली मार दीजिए। लेकिन क्या यह भी साजिश थी कि पीड़िता की हत्या साजिश के तहत हुई, पीड़िता के साथ गैंगरेप साजिश के तहत हुआ, पीड़िता की दोबारा हत्या हुई है रात में 2:30 बजे उसके शव को जला करके, वो किसने साजिश करी। क्या पीड़िता की साजिश के तहत ही एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार ने इस न्यूज को फेक न्यूज कहा। क्या पीड़िता की साजिश के तहत ही यही काम ये बात हुई कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ चूंकि स्पॉन्स नहीं पाए गए हैं। क्या इतने अनपढ़ हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। और आगरा पुलिस कह रही है न्यूज फेक है। तो कितनी साजिशें जो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर से हुई हैं, उन सारी साजिशों को भी पीएफआई के साथ में शामिल कीजिए और एक एफआईआर इन लोगों के खिलाफ भी कीजिए, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आ जाएंगी। अभी गुरुप्रकाश भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अलवर की बेटी, बलरामपुर की बेटी और हाथरस की बेटी बिल्कुल एक है। अलवर में न्याय मिल चुका है, आपके सामने चारों आरोपियों को उम्र कैद हो चुकी है, और जहां जहां जिस जिस तरीके से जिस सरकार में भी ऐसे दुष्कर्म होंगे हम
सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए सरकार यही बोल रही है कि हाथरस तो सिर्फ एक बहाना था, उसकी आड़ में तो आप उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को बिगाड़ देना चाहते थे। हम हाथरस का माहौल भी देख लेते हैं। शिवेंद्र, ये बताइए, ये एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, आरोपी जेल से बैठ कर चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर महापंचायतें हो रही हैं, परिवार ये कह रहा है, पीड़ित परिवार, की उन्हें डर लग रहा है, आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा भी दी गई है हालांकि सरकार की तरफ से। क्या वहां की आबो हवा इस वक्त है हाथरस की? देखिए मीनाक्षी, यहाँ की आबोहवा साफ तौर पर कहती है कि कुछ ऐसी पर्देदारी जरूर है जिसका खुलासा होना बाकी है अभी, और वो कई पहलुओं की वजह से है। चाहे वो आरोपियों की चिट्ठी की बात हो, चाहे वो गांव के लोगों की बात हो, या पीड़ित पक्ष के तमाम हाव भाव की बात हो, और इसी को जांचना सबसे बड़ी चुनौती है एसआईटी के लिए। और सीबीआई अगर कल को शुरू करती है अपनी जांच तो सीबीआई के लिए भी, और इसी के चलते एसआईटी को एक्सटेंशन दिया गया 10 दिन का। और उन्होंने 40 लोगों को नोटिस दिया, उन लोगों से लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि हर इसमें जुड़े हुए शख्स का, चाहे वो चश्मदीद हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे आरोपी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे और कोई हो, उन सब का अपना अलग अलग पक्ष है। उन पक्ष की सच्चाई क्या है उसको सामने लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं। चाहे वो मौका वारदात का जो वीडियो हो जिसमें 4 हसिया पड़े मिले, चप्पल मिली, चूड़ियां मिली और दूसरी चीजें मिली, तो वो भी सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जब मौका वारदात पे 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि परिवार के ही लोग थे, वो लोग क्यों नहीं रिटेलिएट उन लोगों ने किया, क्यों नहीं उन लोगों ने रोका आरोपियों को? ये कई अहम सवाल है शिवेंद्र जो आप उठा रहे हैं, और देखिए इसीलिए इंतजार है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन अब तो एसआईटी को भी 10 दिन का एक्सटेंशन मिला है। जितेंद्र, जरा हमें दिखाइए गांव की तस्वीरें, वहां क्या अभी लोगों के जहन में चल रहा है? हाथरस तो मशहूर अपनी हींग के लिए है, लेकिन अब तमाम उन वजहों से सुर्खियों में है जो शायद हाथरस ने भी कभी नहीं सोची होंगी कि ऐसा होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, हाथरस ने और खासतौर पर बुलगढ़ी गांव ने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाएगा आरोपियों के द्वारा। और इसी बात को लेकर के जो परिवार वाले हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। स्थिति यह है कि इस साजिश को लेकर के परिवार लगातार जो आवाज उठा रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, और विपक्षी पार्टियां भी इसी तरीके से आवाज उठा रही हैं। आज मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि परिवार वाले आज किसी से बात करने से मना कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन वहीं जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को लेकर के यहां पर पूरी तैयारी की गई है। जो भी पुलिस बल यहां पर है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गृह विभाग है उसने पूरी सुरक्षा यहां पर दी है। और आप देख रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति घर की तरफ जाता है तो उनकी पूरी यहां पर निगरानी की जाती है, यानी कि हर एक शख्स को जो आने जाने वाला होता है उसको यहां पर रजिस्टर में चिन्हित किया जाता है, यानी कि उसकी डायरी एंट्री होती है और उसके बाद ही वो घर के अंदर जा सकता है। तो इस तरीके की सुरक्षा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पूरा जो इलाका है गांव के आसपास जो इस घर की तरफ आता है, यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो इधर रास्ता जाता है इस तरफ भी पूरा सीसीटीवी कैमरे से यहां पर निगरानी की जा रही है। और एक कंट्रोल रूम है, ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इसी कंट्रोल रूम में शाम को जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो पूरा मुआयना करते हैं कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है। तो परिवार वालों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है, और इस बात की जानकारी कोर्ट की तरफ से भी दी गई थी। और कोर्ट ने कहा था कि जब तक परिवार वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। लेकिन एसआईटी जिस तरीके से जो आस पड़ोस के घर हैं, यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ जो इलाका है ये यहां पर आरोपियों का घर है, और इसी के सामने जस्ट जो घर पड़ता है ये पीड़ित परिवार का घर है। एसआईटी इनके जो अगल बगल के लोग हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। 40 लोगों की संख्या है, इनको नोटिस दी गई है। मानना यह जा रहा है कि इन लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई अंत्येष्टि के समय। इसके साथ ही 14 तारीख की जो घटना हुई थी उस घटना में कौन कौन से लोग हैं, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इन तमाम चीजों को देखा, जरूर सामने आना चाहिए कि आखिर वहां पर हुआ क्या, इसका इंतजार सभी को है।